हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट लाइफ साइंस सेल सिग्नलिंग पार्ट 17। स्टूडेंट, इससे पहले मैं सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड 16 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक उन 16 पार्ट्स को कवर नहीं किया है, वो लोग चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। प्लेलिस्ट तक पहुंचने के बाद आपको सीक्वेंस वाइज सभी वीडियोस को कवर कर लेना है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रीवियस 16 पार्ट्स को कवर कर लिया है, वो लोग हेडिंग डालेंगे सेल सिग्नलिंग पार्ट 17। सेल सिग्नलिंग के पार्ट 17 के अंदर हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे को कवर करेंगे, जो कि है रेस मैप काइनेज पाथवे। रेस मैप काइनेज पाथवे की कंप्लीट मैकेनिज्म को डिटेल में और इजीएस्ट वे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। ये डायग्राम सफिशिएंट है इस कंप्लीट मैकेनिज्म को समझाने के लिए, बट बिफोर दैट हमें कुछ बेसिक पैरामीटर्स को कवर करना है, इस डायग्राम को थोड़ा सा समझना है, इसके बाद हम इस मैकेनिज्म को इनिशिएट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर का डायग्राम है। इसके अंदर आपको कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली यही ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं, इन्हीं को रिसेप्टर कहा जाता है। ये है रिसेप्टर का एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन, जहां पर लिगेंड आकर के बाइंड करता है। ये है रिसेप्टर का इंट्रा सेल्यूलर डोमेन, राइट। इसकी जो इंट्रा सेल्यूलर डोमेन है, वहां पर एक एक्टिविटी होती है जिसे कहा जाता है इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, राइट। यानी कि इसकी जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है, वहां पर टायरोसिन रेजिड्यू होते हैं, राइट, दोनों ही रिसेप्टर पर। इसके बाद हम बात करें लिगेंड के बारे में, क्योंकि लिगेंड ही एक ऐसा सिग्नल मॉलिक्यूल होता है जो कि इस पूरे पाथवे को इनिशिएट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो लिगेंड किस प्रकार के होते हैं? लिगेंड होते हैं ग्रोथ फैक्टर। ये जो हमारा रेस मैप काइनेज पाथवे है, बेसिकली इस काइनेज पाथवे के द्वारा जो सेल होती है वो डिवाइड होती है, या फिर प्रोलिफरेशन होता है सेल का, सेल ग्रोथ करती है। तो इसीलिए जो लिगेंड आता है वो ग्रोथ फैक्टर से रिलेटेड होता है। मोस्टली ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, एग्जाम्पल EGF एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, या PDGF है, प्लेटलेट्स ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। रिसेप्टर की अगर मैं बात करूं तो रिसेप्टर की स्ट्रक्चर सिंपली आप लोग देख सकते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के फॉर्म में होता है और इसमें इंट्रिंसिक टायरोसिन एक्टिविटी होती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैकेनिज्म को इनिशिएट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है सिग्नल मॉलिक्यूल, यानी कि लिगेंड। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में कोई एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर लिगेंड आता है, जो कि इस रिसेप्टर के एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन से बाइंड करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पर जैसे ही लिगेंड आकर बाइंड करेगा, ये दोनों के दोनों रिसेप्टर क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाएंगे, बहुत ही पास पास आ जाएंगे। पास पास आने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों पेयर अप कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है डाइमर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि इनका हो जाता है डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन होने के बाद स्टूडेंट, याद है आपको, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इनकी जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है, वहाँ पर इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है, राइट। यानी कि ये क्या कर सकते हैं, काइनेज का मतलब क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन करना, ठीक है। काइनेज का मेन फंक्शन क्या है कि ये फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों के दोनों जो रिसेप्टर हैं, जो कि पेयर अप हुए हैं, जिनका डाइमराइजेशन हुआ है, इनके साइटोप्लाज्मिक डोमेन पर मौजूद जो टायरोसिन रेजिड्यू हैं, वो एक दूसरे के टायरोसिन रेजिड्यू को फॉस्फोराइलेट करेंगे, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप देंगे, जिसकी वजह से दोनों रिसेप्टर जो हैं वो फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं। फॉस्फोराइलेट होने के बाद अब ये रिसेप्टर सिंपली एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। एक्टिवेट कब हुआ? जब इसका फॉस्फोराइलेशन हुआ। जैसा कि सिंपली आप लोग देख सकते हैं, दोनों रिसेप्टर के साइटोप्लाज्मिक डोमेन पर फॉस्फेट ग्रुप आपको दिखाई देगा। अब स्टूडेंट, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर है, इस पर जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो चुका है और ये एक्टिवेट हो चुका है, इसकी वजह से साइटोप्लाज्म में मौजूद एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है GRB2। ये जो GRB2 प्रोटीन है, इसकी फुल फॉर्म है ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बाउंड प्रोटीन। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूं तो इसमें 2 टाइप्स के डोमेन होते हैं। नंबर फर्स्ट है SH2 डोमेन, नंबर सेकंड है SH3 डोमेन, ठीक है। SH3 जो डोमेन होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है, और SH2 डोमेन 1 होता है। GRB2 का ये जो SH2 डोमेन होता है, ये फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेजिड्यू को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानने का काम करता है, और पहचान करके यहां पर आकर बाइंड कर जाता है। तो यानी कि मैं सिंपली कह सकता हूं कि GRB2 प्रोटीन का जो SH2 डोमेन होता है, ये बाइंडिंग में हेल्प करता है। और किससे बाइंड होता है? ये रिसेप्टर के फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेजिड्यू पर आकर बाइंड कर जाता है। अब जैसे ही GRB2 प्रोटीन इस रिसेप्टर के फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेजिड्यू से बाइंड करता है, ये हो जाता है एक्टिवेट।
अब दूसरी तरफ साइटोप्लाज्म में मौजूद एक और प्रोटीन आकर के इसके SH3 डोमेन से बाइंड कर जाता है। ये जो GRB2 प्रोटीन है इसके SH3 डोमेन से बाइंड करता है सॉस, यानी कि यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है सन ऑफ सेवनलेस। ये जो सॉस प्रोटीन होता है इसका स्पेशल फीचर्स क्या है कि इसमें गैफ एक्टिविटी होती है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखा है तो गैफ एक्टिविटी के बारे में आप लोग जानते हैं। गैफ की फुल फॉर्म होती है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। बेसिकली गैफ एक्टिविटी में क्या होता है कि इस प्रोटीन के अंदर यानी जो सॉस है इसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि ये किसी भी प्रोटीन के जिस पर GDP बाइंड हो उसके GDP को रिप्लेस कर देता है GTP में, राइट। तो इस स्पेशल फीचर्स को आपको याद रखना है कि सोर्स प्रोटीन के पास गैफ एक्टिविटी होती है, यानी कि ये GDP को GTP में रिप्लेस कर सकता है किसी भी प्रोटीन के GDP को। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको सिंपली देखना है इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो साइटोप्लाज्मिक फेज होता है वहां पर एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है रेस। ये जो रेस मॉलिक्यूल होता है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोवेलेंटली अटैच रहता है, राइट। इसकी लिपिड ग्रुप से कोवेलेंटली अटैच रहता है। रेस जो होता है बेसिकली लिपिड लिंक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है और इस पर GDP बाइंड रहता है, और जब तक के रेस प्रोटीन पर GDP बाइंड रहेगा तब तक ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। इतनी बात याद रहेगी। अगर मैं रेस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूं स्टूडेंट तो ये इंट्रासेलुलर मोनोमेरिक GTPase स्विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, यानी कि मोनोमेरिक का मतलब है कि इसकी सिर्फ एक ही सब यूनिट होती है, ठीक है। और इस प्रोटीन मॉलिक्यूल से बाइंड रहता है GDP जब ये इनएक्टिव स्टेज में रहता है। ह्यूमन के अंदर स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के रेस प्रोटीन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल HRES, KRES, NRES, ठीक है। और जब तक रेस प्रोटीन से GDP बाइंड रहेगा तब तक ये इनएक्टिव स्टेज में रहेगा, लेकिन जैसे ही इस पर GTP बाइंड रहेगा तब ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन ये आता है कि इस रेस प्रोटीन पर जो GDP बाइंड है इसको GTP में रिप्लेस कौन करेगा, यानी कि कौन इसे एक्टिवेट करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये जो सॉस होता है सन ऑफ सेवनलेस इसमें गैफ एक्टिविटी होती है, यानी कि ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का काम करता है। ये क्या करेगा, इस रेस प्रोटीन के GDP को कन्वर्ट कर देगा GTP में, और जैसे ही इसके साथ GTP अटैच होगा ये हो जाएगा एक्टिवेट। तो अब हम मान लेते हैं कि ये जो रेस प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये एक्टिवेट हो चुका है, तो इसको हमने यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दूसरी तरफ लिया है ताकि अब हम यहाँ पर जो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग है उसको आसानी से समझ सकें। तो देखिए स्टूडेंट ये जो एक्टिवेटेड रेस प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये रेफ प्रोटीन मॉलिक्यूल से आकर बाइंड करता है, ठीक है। उसके एंड टर्मिनल पर जाकर बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद इसको भी एक्टिवेट कर देता है। तो ये जो रेफ प्रोटीन मॉलिक्यूल है इसका दूसरा नाम है मैप काइनेज काइनेज काइनेज। ध्यान रखना 3 बार के लिखा है, मैप काइनेज काइनेज काइनेज। रेफ प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद ये डायरेक्टली मैक प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन कर देता है, यानी कि इसको भी एक्टिवेट कर देता है। और मैक प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है, मैप काइनेज काइनेज। यदि मैं मैक प्रोटीन के स्पेशल फीचर्स के बारे में डिस्कस करूं तो ये जो है अनयूजुअल एंजाइम होता है, ठीक है। इसमें डुअल एक्टिविटी होती है, यानी कि ये टायरोसिन और थ्रियोनिन दोनों को ही फॉस्फोराइलेट कर सकता है। अब जैसे ही मैक प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है, जब इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, अब ये फॉस्फोराइलेट करता है ERK प्रोटीन मॉलिक्यूल का। अब ये जो ERK प्रोटीन मॉलिक्यूल स्टूडेंट यही होता है मैप काइनेज। ये जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे रेस मैप काइनेज, बेसिकली ERK का ही दूसरा नाम है मैप काइनेज। ये जो ERK या मैप काइनेज होता है ये फाइनल रेगुलेटरी प्रोटीन होता है। इस पूरे कंप्लीट पाथवे का यही फाइनल रेगुलेटरी प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। अगर ये एक्टिवेट हो गया तो ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन मॉलिक्यूल या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करता है, ठीक है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं फाइनल रेस्पॉन्स के लिए। ERK या मैप काइनेज एक्टिवेट होने के बाद ये ट्रांसलोकेट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि ये मॉलिक्यूल अब डायरेक्टली एंटर करता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर पहुंचने के बाद ये डिफरेंट टाइप के ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को एक्टिवेट करता है। अब यहाँ पर जैसे न्यूक्लियस के अंदर काफी सारे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होते हैं, जैसे कि जून है, फोस है या मिक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये किस ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो सिग्नल मॉलिक्यूल था वो किस प्रकार का मैसेज लेकर आया था, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सिग्नलिंग पर डिपेंड करेगा कि ये किस प्रकार के ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। तो वो जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होता है वो जाकर के एक DNA की स्पेसिफिक जीन, जैसे साइक्लिन होता है या CDK होता है या BCL2 है, उस स्पेसिफिक जीन के पास बाइंड होकर के उसका ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, देन ट्रांसलेशन होगा और हमें प्रोटीन के फॉर्म में रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया रेस मैप काइनेज पाथवे के बारे में। सो फाइनली स्टूडेंट रेस मैप काइनेज पाथवे के कंप्लीट मैकेनिज्म को डिस्कस करने के बाद अब हम ये देखने वाले हैं कि रेस मैप काइनेज पाथवे कैसे रेगुलेट होता है। तो देखिए इस पाथवे को कैसे रोका जा सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सिग्नलिंग को रोकना क्यों जरूरी है।
अगर सिग्नलिंग को नहीं स्टॉप किया गया तो बार बार सेल डिवाइड होने लगेगी, जिसकी वजह से ट्यूमर बन जाता है। तो इसलिए इस पूरे कंप्लीट पाथवे को स्टॉप करना भी बहुत जरूरी है। तो वो कैसे स्टॉप हो सकता है? इस सिग्नलिंग को रोकने के लिए साइटोप्लाज्म में मौजूद एक गैप मॉलिक्यूल होता है, GAP गैप मॉलिक्यूल। वो जो गैप प्रोटीन होता है बेसिकली वो GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन होता है। वो क्या करता है, वो GTP को GDP में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जैसा कि आपने यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो रेस है इससे बाइंड है GDP, तो अगर ये एक्टिवेट हो जाता है यानी कि इससे बाइंड हो जाता है GTP, तो ये जो गैप मॉलिक्यूल है ये आकर के इस GTP को दोबारा से GDP में कन्वर्ट कर लेगा, जिसकी वजह से ये जो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग चलती है वो नहीं चल पाएगी, वो वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी। अगर सपोज करो ये जो सोर्स है जिसमें गैप एक्टिविटी हो रही है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह ये काम कर रहा है, अगर ये गैप एक्टिविटी रुक जाए, वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं रेस के साथ GTP बाइंड है जब ये एक्टिवेटेड स्टेज में है, अगर इसकी GTP को दोबारा से GDP में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये जो नीचे वाली जो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग है ये नहीं हो पाएगी, राइट? क्योंकि ये जो रेस प्रोटीन मॉलिक्यूल है दोबारा से इनएक्टिव स्टेज में आ जाएगा। तो गैप प्रोटीन की हेल्प से इसको रोका जा सकता है, राइट? इस पूरे कंप्लीट सिग्नलिंग को हम स्टॉप कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट, ये जो रेस प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये म्यूटेटेड हो जाता है, यानी कि वो जो गैप मॉलिक्यूल होगा जो कि इसके GTP को GDP में कन्वर्ट करेगा, उसका इफेक्ट इस रेस प्रोटीन मॉलिक्यूल पर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट रहता है और इसके साथ GTP हमेशा बाइंड रहता है, तो सिग्नलिंग कंटिन्यू रहेगी। तो इस स्टेज में ही कैंसर हो जाता है, यानी कि ट्यूमर बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, फाइनली आई होप आपने रेस मैप काइनेस पाथवे के मैकेनिज्म को समझ लिया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।